नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की हत्या करने के लिए चाकू का एक वार ही काफ़ी होता है। फिर भी उस पर चाकू के कई वार करना, उसके मरने के बाद भी उस पर कई वार करना, ये घृणात्मक और नृशंस हत्या की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उदयपुर में दो लोगों ने कन्हैया लाल की गला काटकर नृशंस हत्या कर दी, जिसे रियरेस्ट ऑफ रियर केस कहा जा रहा है। लेकिन ये तय कैसे हुआ कि कोई केस रियरेस्ट ऑफ रियर है कि नहीं? चलिए समझते हैं। देखिए, रियरेस्ट ऑफ रियर केस की कोई परिभाषा नहीं है। ये एक लीगल टर्म है जो किसी अपराध करने के इरादे को दर्शाता है। अगर हत्या इतने जघन्य तरीके से की गई हो कि जिससे देश और समाज के लोगों की आत्मा को झकझोर के रख दिया हो, उसे रियरेस्ट ऑफ रियर केस कहा जाता है। कोई केस रियरेस्ट ऑफ रियर है कि नहीं, ये तय करना का काम कोर्ट का होता है। निर्भया हत्याकांड में पहले लड़की के साथ में अप्राकृतिक तरीके से रेप किया गया, हत्या का प्रयास भी किया गया और उसे चलती बस से फेंक दिया गया। ये घटना इतनी नृशंस, घृणात्मक और जघन्य थी कि इस घटना ने पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे समाज की आत्मा पर एक करारा प्रहार किया। इस घटना को भी हम रियरेस्ट ऑफ रियर केस की कैटेगरी में रख सकते हैं। हत्या के मामले में किसी मुजरिम को फांसी की सज़ा तभी सुनाई जाती है जब मामला रियरेस्ट ऑफ रियर केस का हो। इसी कारण सजा पर बहस के दौरान जहां सरकारी पक्ष मामले को रियरेस्ट ऑफ रियर केस की श्रेणी में लाने की कोशिश करता है, वहीं बचाव पक्ष यह कोशिश करता है कि मामला इस श्रेणी से बच जाए। रियरेस्ट ऑफ रियर केस का सिद्धांत 1980 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह बनाम पंजाब सरकार केस के दौरान दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मौत की सज़ा तभी दी जानी चाहिए जब समाज की अंतर आत्मा इतनी स्तब्ध हो जाए कि वह उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद कोर्ट से मौत की सज़ा दिए जाने की उम्मीद करें। हत्या की सज़ा के मामले में अपराध को कई एंगल से देखा जाता है, जैसे हत्या करने का तरीका क्या है, जैसे हत्या करने का मकसद क्या है, अपराध की सामाजिक या असामाजिक रूप से घृणित प्रकृति को भी देखा जाता है। 1955 से पहले हत्या के केस में मुजरिम ठहराए जाने पर मुजरिम को फांसी की सज़ा दी जाती थी, लेकिन समय के साथ कानून के प्रावधानों में बदलाव आया। 1955 के बाद से निर्णय अदालत के स्वविवेक पर छोड़ा गया है कि हत्या के केस में किस मुजरिम को उम्र कैद देनी है और किसे फांसी की सज़ा सुनानी है। इसके बाद 1973 में सीआरपीसी में एक बार फिर बदलाव हुआ और धारा 354 में एक सब क्लॉज 3 जोड़ा गया। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा देने के वक्त कारण देने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फांसी की सज़ा सुनाते वक्त जजमेंट में कारण बताने की अनिवार्यता दी गई है। उदयपुर में हुई कन्हैया लाल के मौत की घटना पहले से ही सुनियोजित थी। हत्या इतने नृशंस तरह से की गई थी कि इस घटना का पूरा वीडियो कहीं पर भी पूरी तरीके से प्रसारित नहीं किया जा रहा है। इस घटनाक्रम को संक्षिप्त में मैं आपको समझाता हूँ। बीते दिनों कन्हैया लाल ने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डाली थी। उसके बाद से ही उसे धमकियाँ मिलने लगी थी। उसके बाद उस पर FIR भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उसे कुछ दिनों तक संभल कर रहने की हिदायत भी दी थी। सूत्रों के मुताबिक नुपुर शर्मा के समर्थन वाली पोस्ट कन्हैया लाल के बेटे द्वारा की गई। 28 जून की दोपहर कन्हैया लाल अपनी दुकान में काम कर रहे थे। तभी अचानक मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गोश कपड़े सिलवाने के बहाने पहुंचे और कन्हैया लाल ने जब नाप लेना शुरू किया तो उस पर धार चाकुओं से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारों ने नृशंस हत्या का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस घटना के पीछे आतंकी संगठन ISI के जुड़े होने का दावा भी किया जा रहा है। घटना की जांच NIA जांच एजेंसी भी कर रही है। कन्हैया लाल के केस को रियरेस्ट ऑफ रियर कैटेगरी में रखा गया है। इस घटना ने देश और समाज और धर्म की भावनाओं को करारी चोट पहुँचाई है, इसलिए इस केस में दोनों को फांसी होना मिलना तय माना जा रहा। तो दोस्तों, इस सेशन में हमने रियरेस्ट ऑफ रियर केस की घटना के बारे में हमने डिस्कशन किया है। और तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ में। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।